हेलो गाइस, मैं बादल त्यागी स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। इस ब्लॉग में मैं जैसा मैंने बताया था बाइक को दिखाने वाला हूँ, कौन सी बाइक मेरे पास है, क्या इस बाइक के एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या ड्रॉबैक है, क्या सारी चीज़ें हैं। तो इस ब्लॉग में मैं आपको सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगे। और अगर आप सोच रहे हैं रॉयल इनफील्ड ले या ना ले, कन्फ्यूज़ हैं, मैं भी बड़ा कन्फ्यूज़ था। सो कोई नहीं, इस ब्लॉग के अंदर सारी बातें मैं आपको बताता हूँ क्या क्या माइंड मेरा चल रहा था बाइक लेने से पहले। मैंने ऑलमोस्ट 1 साल चला लिया बाइक, 10,000 किलोमीटर बाइक चल चुकी है। सो देखते हैं। गाइस, बाइक की जो मैक्सिमम स्पीड है वो ओडोमीटर पे 160 है, बट 140 तक मैंने चलाई है, तो 140 तक ही है। अब इसकी एग्जॉस्ट की आवाज़ सुना देता हूँ, क्या एग्जॉस्ट की आवाज़ है इसकी। इसका एग्जॉस्ट है। और ओडोमीटर में टाइम वगैरह भी दे देते हैं, गियर का भी है, कितने गियर में चल रही है बाइक। और ट्रिप 2 हैं इसके अंदर, एक ट्रिप ए है, ट्रिप बी है, ट्रिप एफ है। ट्रिप एफ का मतलब अगर बाइक रिजर्व में है तो आपकी बाइक दिखाएगी कि कितना रिजर्व में चलेगी। जैसे अभी तक मेरी बाइक रिजर्व में चल रही है तो 67 किलोमीटर चल चुकी है। और रिजर्व में क्या है, 5 लीटर तक का पेट्रोल जो होता है इसके अंदर रहता है, तो 5 लीटर में ये रिजर्व में चले जाते हैं। तो टैंक जो है इसका वो 14 लीटर का टैंक है, 14-15 लीटर का टैंक है जो कंपनी बताती है। तो 13 लीटर तक ही जाता है इसके अंदर मैक्सिमम। और 5 लीटर जो है इसका रिजर्व में चले जाता है। और बाइक के ऑडोमीटर पे टाइम भी आता है, टाइम सेट करके चला सकते हैं। गियर भी आता है, 2 हैं, 3 है, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप सी। तो जो अभी तक बाइक चल चुकी है मेरी 8,100 किलोमीटर चल चुकी है। और ट्रिप ए 550 किलोमीटर, ट्रिप बी 12 किलोमीटर और ट्रिप एफ 67 किलोमीटर। यानी कि अभी रिजर्व में अगर है तो अगर मैं 30 की भी एवरेज पकड़ूँ तो 5 से 15 150 किलोमीटर और चलेगी, फिर उसके बाद इसमें पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। तो ये है अभी तक की बाइक। एग्जॉस्ट भी देख लिया आपने। तो गाइस, अगर मैं बाइक के लुक की बात करूं तो लुक काफ़ी यूनिक है। रॉयल एनफील्ड ने काफ़ी यूनिक लुक दे रखा है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे लुक इसका। ऑल्दो मैंने लद्दाख में बाइक राइड करी थी, रेंटेड बाइक, तो वहीं से मेरा प्लान बना था कि मेरे को स्क्रैम लेनी है, तो स्क्रैम मैंने बाइक करी। सबसे पहली चीज़ मैं इसकी प्राइस की बात बताता हूँ आपको, कितना प्राइस पड़ेगा अगर आप ऑन रोड लेते हैं, ऑफ रोड लेते हैं। ऑन रोड अगर मैं बात करूँ 2,42,000 रुपये, 43,000 रुपये मुझे पड़ा था। 2,43,000 रुपये की मैंने बाइक परचेज़ करी थी। ऑन रोड ऑफ रोड की बात करूँ तो अगर शोरूम प्राइस की मैं अगर बात करूँ तो शोरूम प्राइस में अगर आप लेते हैं तो 2,03,000 रुपये विद सारी चीज़ें मिला के 2,48,000 रुपये की बाइक आपको ये पड़ेगी। 2,48,000 रुपये सारी चीज़ इंक्लूड करके। अब हम बात करते हैं इसके एवरेज की। एवरेज जो ये दे रही है लास्ट 1 ईयर के अंदर, जो मैं फीडबैक दे रहा हूँ आपको, इसमें अगर मैं सिटीज़ में राइड करता हूँ तो 28 से 30 का एवरेज मुझे मिल रहा है। 27-28 मिलता रहता है। और अगर वहीं मैं माउंटेन की बात करूँ, कॉन्स्टेंट अगर बाइक चलती है 70 से 80 की स्पीड पे, सो बाइक की एवरेज जो आ रही है 30 से 35 तक निकल जाती है एवरेज, अगर मैं कांस्टेंट चलता हूँ। अगर वहीं मैं स्पीड पे चलाता हूँ बाइक 100, 120, तो वही 28 तक की एवरेज आ रही है। अदरवाइज़ अगर आप 70-80 चलाते हैं तो एवरेज काफ़ी अच्छा है इसका बाइक का, जितना मिलना चाहिए उतना मिलता है इसका, 30-35 तक का। सो ये होगी एवरेज की बात। अब बात कर लेते हैं इसके ड्रॉबैक की। जो मुझे सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक लगा, दोनों जो टायर हैं वो ट्यूबलेस टायर नहीं है। रॉयल एनफील्ड का इस बाइक को बनाने का पर्पस था, माउंटेन बाइक है ये, ऑफ रोड के लिए ज़्यादा बाइक उन्होंने डिज़ाइन करी थी ये वाली बाइक, तो ट्यूबलेस टायर इसमें नहीं दे रखे। थोड़ा बहुत मुझे ड्रॉबैक लगा, लेकिन जब बाद में मैंने चीज़ें देखी समझी तो ठीक है, क्योंकि ऑफ रोड बाइक है। ऑफ रोड में अगर मैं ट्यूबलेस लेके जाता हूँ बाइक तो उसमें थोड़ा सा चैलेंज फेस करने को मिलता है। तो रॉयल एनफील्ड ने इसमें ट्यूब वाले टायर दे रखे हैं। मेरा 2 बार पंचर हो चुका है बाइक का, और दोनों बार ही ट्यूब फट चुकी थी, क्योंकि बाइक का जो वेट है 200 किलो का वेट है। पंचर होने के बाद अगर बाइक चलती है तो ट्यूब की नली टूट जाती है और उसमें पूरा पंचर हो जाता है। तो उसका खर्चा 700 रुपये तक आता है पंचर लगाने का। नॉर्मल बाइक में 300-400 का लग जाता है, लेकिन इस बाइक में 600 से 700 रुपये का पंचर लगाने का खर्चा मुझे फेस करने को मिला। 2 बार मेरा पंचर हुआ है। और अगर मैं बात करूँ इस बाइक के सबसे बढ़िया फीचर्स की, मेरा जब मैं बिर गया था, ये मेरा लाइव एक्सपीरियंस है। जब मैं बिर गया था तो बिर में मेरा एक्सीडेंट होते हुए बचा। मैं वापस बिर से दिल्ली आ रहा था, जो एक HR नंबर कहते हैं ना कि एक्सीडेंट आपकी खुद की मर्जी से नहीं होता, किसी और की गलती से भी एक्सीडेंट होते हैं रोड्स पे, आप रोड्स पे निकलते हैं तो। सो मैं बिर से वापस आ रहा था तो एक पीछे से HR नंबर गाड़ी थी, वो उसने ओवरटेक करने के चक्कर में मेरा ये जो
लेग गार्ड है, इसके अंदर आके बाइक पीछे वाला जो रेयर बम्पर होता है वो जाके मारा इसके अंदर। बट लकीली इसका ABS सिस्टम इतना अच्छा है, बाइक डिसबैलेंस हुई और डिसबैलेंस होते ही ABS सिस्टम स्टार्ट हुआ और उसने पूरी बाइक को बैलेंस कर लिया। अगर वो एक्सीडेंट हो जाता तो शायद मैं मतलब इतनी तरीके से बता नहीं सकता मैं, जब वो मैंने फेस किया था वो एक्सपीरियंस अपनी लाइफ का। मेरे पे बाइक गियर भी नहीं था, तो मैंने अपना माइंड सेट किया मेरे को पूरे बाइक गियर खरीदने हैं, फिर उसके बाद बाइक राइड पे जाना है। तो ये तो होगी अलग बात, बट बाइक का बैलेंस ABS सिस्टम इतना अच्छा है, बाइक बैलेंस हुई और मैं कंट्रोल में आ गया। एक तो ये इंसिडेंट हुआ था, एक बार ऑफिस से आते हुए, मैं ऑफिस जाता हूँ तो दिल्ली वहाँ ड्यू से आते हुए वापस, तो एक एक्सीडेंट वहाँ पे भी हुआ था सिग्नेचर ब्रिज के ऊपर। बट वहाँ पे भी बाइक का बैलेंस काफ़ी अच्छा था, ABS ऑन होती ही बाइक ने काफ़ी अच्छा कंट्रोल करे। तो सबसे अच्छी बात मुझे रॉयल एनफील्ड की ये लगी कि इसमें सेफ्टी फीचर्स जो बताते हैं वो सारी चीज़ें अवेलेबल है। ड्रॉबैक्स, बाइक के टायर जो है वो ट्यूबलेस नहीं है, जो ठीक है, जो मेरे को बाद में रियलाइज़ हुई कि माउंटेन बाइक है, तो माउंटेन बाइक में अगर ट्यूबलेस टायर देते तो वो सहन नहीं कर पाते, तो इसलिए उन्होंने ट्यूब वाले टायर दे रखे हैं। लुक की बात करूँ, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, यूनिक डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं पूरा। और दूसरी चीज़, इसके अंदर डबल स्टैंड नहीं आता है, डबल स्टैंड अलग से लगवाना पड़ेगा, जो मैं अभी लगवाऊंगा अपनी बाइक के अंदर। डबल स्टैंड की अहमियत मुझे वहाँ पता लगी जब चैन ल्यूब और चैन क्लीन करवाते हैं, तो बाइक को पूरा इस तरीके से करना पड़ता है, तो जो काफ़ी मेहनत वाला काम है। डबल स्टैंड वहाँ पे काम आता है। दूसरी, डबल स्टैंड के फ़ायदे भी बहुत हैं, तो मुझे बाद में पता रियलाइज़ हुआ। मैंने 1 साल हो गया मैंने डबल स्टैंड नहीं लगवा रखा, तो आप ये गलती ना करें जो मैंने गलती करी। डबल स्टैंड आप स्टार्टिंग से लगवा के चलेगा। और अगर मैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ, ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है। ऑल्दो बाइक की मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, ये मैं अपना फीडबैक बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी आज से पहले बाइक राइड नहीं करता था। लद्दाख में मैंने बाइक चलाई थी, तो लद्दाख में बाइक चलाने के बाद मेरा माइंड सेट हुआ कि भाई मोटो व्लॉगिंग करनी है, कुछ भी हो जाए, पैसे जोड़े, जैसे मर्जी करे, लोन लिया वगैरह लिया, उसके बाद मैंने अपनी ये बाइक ली। एक तरीके से ड्रीम सेट हो गया था मेरा कि मेरे को जब लद्दाख में मैंने बाइक चलाई थी तो यही बाइक लेनी है। और 1 साल मुझे हो चुका है, ये जेन्युइन रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ। पहली स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा था कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हुआ था। अब मशीन है, मशीन में किसी भी कभी भी किसी भी चीज़ में हो सकता है, रॉयल एनफील्ड हो या कोई सी भी चीज़ें हो। बहुत से यूट्यूबर के व्लॉग्स भी देखे मैंने। एक बंदे ने 390 ली थी, KTM 390 एडवेंचर बाइक जो है, उसके अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया, तो वो भी उसके मैंने ब्लॉग्स देखे, तो काफ़ी ज़्यादा उसने फाइट करी थी उसको। आई डोंट नो उसको वापस हुआ या नहीं हुआ। कंपनीज काफ़ी उनकी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट मानते नहीं है, तो वो न्यू बाइक तो देते नहीं और पैसा भी रिफंड नहीं करते। अगर एक बार सेल होगी तो सेल हो गई। तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, काफ़ी अच्छा लुक है, एवरेज भी काफ़ी अच्छा दे रही है। अगर आप प्लान कर रहे हैं मोटर ब्लॉगिंग करने का या अपने लिए कोई बाइक लेने का, ये बाइक थोड़ा माउंटेन बाइक है, मैं सीरियसली बताऊँ, एवरेज थोड़ा सा डाउन है इसका। अगर आप इसी रेंज में आप लेना चाहते हैं, आप दूसरी बाइक भी ले सकते हैं। आपका हार्ले डेविल्सन आ गई है एक जो बाइक, और इसी तरीके से रॉयल एनफील्ड की एक 450 भी आ गई है, लेकिन उसका प्राइस जो है वो बहुत महंगा है। इतने प्राइस में आप रॉयल एनफील्ड ले सकते हैं थोड़ा सा अमाउंट डाल के। मेरे को बहुत लोगों ने रिकमेंड किया भाई ये वाली मत ले, BMW ले ले, BMW इतने बार 1 लाख रुपए डाल के BMW आ जाएगी। बट वो कहते हैं ना, बंदे का जब माइंड सेट हो जाता है तो वही हो जाता है। बाकी ये था पूरा बाइक का व्लॉग, होप आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा उसमें हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा एक सेट बनाएंगे, हेलमेट लेंगे अपने लिए, जैकेट लेंगे, पूरा मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप बनाएंगे। गोप्रो जो मैंने दिखाया पिछले ब्लॉग में, गोप्रो भी लिया है, गोप्रो की एक्सेसरीज़ लेनी है, फिर पूरा सही तरीके से, मतलब एक मोटो ब्लॉगर की तरह रिस्क नहीं लेंगे। जैसे मेरा बिरबिलिंग में आते हुए एक्सीडेंट होते होते बचा, तो ऐसा रिस्क नहीं लेना, पूरा सेफ्टी फीचर्स पहन के जाना है। अगर आप भी बाइक राइड करते हैं या प्लान कर रहे हैं, एक नॉर्मल बंदे की जो स्टार्ट करता है ना बंदा, उसको एक्सपीरियंस नहीं होता। मुझे सीरियसली एक्सपीरियंस नहीं है, मैं न्यू बंदा हूँ इस फील्ड में। यूट्यूब को तो चलाते हुए मुझे 2 साल हो गए, तीसरा साल होने वाला है मेरा। अब नेक्स्ट मंथ मतलब फरवरी में बर्थडे है, तो मेरे को 3 साल हो जाएंगे। तो यूट्यूब की तो थोड़ी बहुत पता लग गया कि कैसे कैसे सारी चीज़ें होती है। बट मोटो ब्लॉगिंग में अभी मेरे को एक्सपीरियंस नहीं, मेरा कोई ग्रुप भी नहीं है मोटो ब्लॉगिंग के लिए। ग्रुप भी मैं सोच रहा हूँ बने मेरा। अगर आप देख रहे हैं आपके फ्रेंड हैं नोन जो मोटो ब्लॉगिंग करते हैं या बाइक राइड करते हैं, शौक है, तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। मैं भी एक ऐसा ही ग्रुप बनाना चाहता हूँ जिसमें सारे बंदे जो मोटो ब्लॉगर हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें क्या होती है, हम बाइक तो ले लेते हैं लेकिन राइड करने के लिए अकेले जाने की हिम्मत नहीं होती, फैमिली नहीं भेजती। तो अगर ग्रुप होगा तो ऑल्दो ठीक है, ग्रुप में सब मिल के रहेंगे और चलेंगे साथ में, तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी रहेगी। सो करते हैं, अब धीरे धीरे आएंगे ब्लॉग्स काफ़ी अच्छे अच्छे आपके सामने। होप आपको अच्छा लगे, और प्लीज़ अगर आप चैनल पे न्यू है तो सपोर्ट कर दीजिए, थोड़ा मोटिवेशन मिलती है कि बंदा मेहनत कर रहा तो मिले उसको सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच। होपफुली
अच्छा लगे आपको ये ब्लॉग। मैंने अपना सिर्फ एक्सपीरियंस बताया, बाइक की मुझे सीरियसली इतनी नॉलेज नहीं है। बाइक जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके मैंने फीचर्स बताए कि कितना एवरेज देती है, क्या ग्राउंड क्लियरेंस है, क्या फीचर्स है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। तो होपफुली आपको अच्छा लग गया होगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स।